नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। ग्रेच्युटी क्या है, इसको इस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम ग्रेच्युटी का एक सिंपल सा मीनिंग समझ लेते हैं। ग्रेच्युटी इज अ लमसम पेमेंट टू एन एम्प्लॉय व्हेन ही और शी रिटायर्स और लीव्स द सर्विस। ग्रेच्युटी क्या एक लमसम पेमेंट है जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वो रिटायर होता है या सर्विस को छोड़ता है। लमसम पेमेंट का मीन्स एट वंस, एक ही बार में उसको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वो रिटायर हो जाता है। इसका एक्ट का पूरा नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में प्लांटेशन और पोर्ट्स को छोड़ के। इफेक्टिव कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1972 से। टोटल 15 सेक्शंस हैं इस एक्ट में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। Every shop or establishment in which 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months. हर उस शॉप और इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, या फिर उन्होंने पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन वहाँ पे काम किया हो। मीन्स 12 महीनों में अगर एक भी दिन वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने काम किया है तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे वहाँ पे कम बाद में कम भी हो जाए एम्प्लॉय, तभी ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। सच अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई किया हुआ है तो ये एक्ट उन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वालिफाइंग कंडीशंस फॉर ग्रेच्युटी। कंडीशंस क्या हैं? कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। मीन्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन उसने 5 साल काम किया हो तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। अगर उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसको 5 साल की सर्विस करना ज़रूरी नहीं है। ग्रेच्युटी कब दी जाएगी? ऑन हिज सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन मीन्स किसी जॉब की अगर कोई एक डेट होती है मीन्स रिटायरमेंट की, जैसे कि 60 ईयर्स या 65 ईयर्स, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 60 या 65 ईयर ऑफ जॉब तो वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, तो ये उसकी सुपरएनुएशन एज कहलाएगी। ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, अगर वो अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है किसी भी रीज़न की वजह से तो ये भी उसकी ये मतलब एक ये रीज़न हो जाएगा। और ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़, और उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ की वजह से तो वो उसको ग्रेच्युटी तब मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ द अमाउंट शैल बी पेड टू नॉमिनी और लीगल हायर। डेथ के केस में क्या होगा? अमाउंट किसको पे किया जाएगा? नॉमिनी को, या फिर उसका जो भी लीगली जो भी वारिस होगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। टाइम लिमिट क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ ग्रेच्युटी बिकमिंग पेबल। 30 दिन के अंदर जो है उसको ग्रेच्युटी पे कर दी जाएगी। इफ़ नॉट पेड विद इन 30 डेज देन एम्प्लॉयर हैज़ टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। अगर एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज ग्रेच्युटी पे नहीं करता है एम्प्लॉयर तो उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पे। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? मैक्सिमम अमाउंट टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड ₹10 लाख। एक ग्रेच्युटी जो है किसी एम्प्लॉय को पे की जाएगी तो उसको कितना 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। नाउ दिस अमाउंट इज़ ₹20 लाख। अब इसको बढ़ा के कितना 20 लाख कर दिया गया है, तो 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं होगी। मैक्सिमम अमाउंट इज़ 20 लाख। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या मतलब है इस एक्ट में? एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को छोड़ के कोई भी पर्सन जो वहाँ पे वेजेस के लिए काम करता है किसी इस्टेब्लिशमेंट में। और कौन सा काम? कोई भी अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजर, टेक्निकल या क्लरिकल, कोई भी काम करता है। वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर उस एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो अगर एक्सप्रेस हों या इम्प्लाइड हों, इम्प्लाइड मीन्स छुपी हुई हों, एक्सप्रेस ना की गई हों, तो भी वो वहाँ पे एम्प्लॉय कहलाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड इन एनी सच पर्सन। इसमें कौन सा पर्सन नहीं आएगा? जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करता है और उसको किसी अदर एक्ट के तहत उसको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी मिल रही हो, तो वो इसमें नहीं आएगा। कंटिन्यूस सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस मीन्स अनइंटरप्टेड सर्विस विच मे बी इंटरप्टेड ऑन अकाउंट
ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव। इसका मतलब है कंटिन्यूअस सर्विस आपकी तब वो मानी जाएगी, मीन्स अगर आपने सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव या एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव की वजह से अगर आप छुट्टी पे हैं, नॉट बीइंग एब्सेंस फ्रॉम पनिशमेंट या पेनाल्टी या पनिशमेंट की वजह से आप एब्सेंट ना हो वहाँ पे, बशर्ते आप सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, बिना परमिशन के भी अगर आप छुट्टी पे हैं तो वो आपकी अनइंटरप्टेड सर्विस मानी जाएगी। ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट या सेसेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम रुका हुआ है जिसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं है तो वो भी आपकी अनइंटरप्टेड सर्विस मानी जाएगी। इन केस ऑफ नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट, नॉन सीजनल मीन्स जो कि कंटिन्यू ईयरली, पूरा ईयरली वर्क करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के केस में कितने दिन वहाँ पे 190 डेज काम किया हो एम्प्लॉय ने बिलो द ग्राउंड इन ए माइन। माइंस के केस में अगर वो बिलो द ग्राउंड काम कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको 190 डेज कंप्लीट करने होंगे, तो ये उसकी कंटिन्यू सर्विस मानी जाएगी। पर 90 डेज इफ द एम्प्लॉय वॉज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट विच वर्क फॉर लेस देन 6 डेज इन अ वीक। 190 डेज और किस केस में, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 6 दिन से कम काम होता है वीक में, तो वो उसमें भी एम्प्लॉय को 190 डेज की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, तो वो कंटिन्यूअस सर्विस में ही उसकी आएगा। और अदर केस में कितना, 240 डेज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। और 6 मंथ के केस में कितना, 1 ईयर के केस में कितना था, 190 था, और अदर के लिए 240 था इधर। और वही 6 मंथ के केस में कितना हो जाएगा, 95 डेज। अगर वो किसी माइंस में काम कर रहा है बिलो द ग्राउंड तो 95 डेज, और अदर केस में 120 डेज। वेयर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट ही हैज़ एक्चुअली वर्क फॉर नॉट लेस देन 75%। अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे जितने भी दिन उस एस्टेब्लिशमेंट में काम हुआ है उसका कितना, 75% तक वहाँ पे वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 डेज तक काम हुआ हो तो 75 डेज जो है उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा, काम करना होगा, तो ये उसकी कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी। ग्रेच्युटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है ग्रेच्युटी इज इक्वल टू लास्ट ऑन सैलरी। इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, उसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, लास्ट ऑन सैलरी आ जाएगी, इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। 15 क्या है, हाफ मंथ सैलरी कंसीडर्ड फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन। जब ग्रेच्युटी कितनी मिलती है, 15 दिन की सैलरी, मतलब मंथ में जो फर्स्ट मंथ की जो 15 दिन की सैलरी है वो हमें दी जाती है, तो 15 दिन की सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 26। 26 क्या है, 26 है जो डेज़, जो कि जितने भी दिन वहाँ पे काम होता है, तो 26 इसलिए लेते हैं क्योंकि 30 में से अगर हम -4 निकाल देंगे 4 संडेज़ को तो हमारा क्या जाएगा, 26 डेज। तो हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी ग्रेच्युटी निकल के आ जाएगी। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन किस केस में, मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, अगर उसका डिसेबलमेंट हो गया, मान लीजिए उसने 10 साल काम किया वहाँ पे और उसके बाद वो डिसेबल हो गया, ठीक है, और फिर उसने डिसेबलमेंट के बाद 10 साल काम किया वहाँ पे, तो क्या होगा, जब वो डिसेबल हो जाएगा तो उसको सैलरी कम मिलेगी। मान लीजिए पहले उसको 10,000 मिल रही थी और डिसेबलमेंट के बाद उसको रिड्यूस्ड वेजेस मिलेंगी जो कि 5,000 हो जाएगी। तो अगर हम उसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेंगे तो हम जो पहले 10 मिल रही थी और जो बाद में 5 मिल रही थी तो हम उसका एवरेज निकाल के फिर उस रेट पे उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है। पीस रेट एम्प्लॉय, पीस रेटेड एम्प्लॉय को हम वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेजेस रिसीव ड्यूरिंग 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्मिनेशन। उसका जो भी टर्मिनेशन हुआ उससे पहले 3 मंथ्स की जो भी सैलरी उसको मिली उसका एवरेज निकाल के फिर हम ग्रेच्युटी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ की जो भी वेजेस हैं। लास्ट ऑन वेजेस शैल नॉट इंक्लूड ओवर टाइम वेजेस। जो भी हम वेजेस लेंगे उसके पिछले 3 महीने की, उसमें ओवर टाइम वेजेस इंक्लूड नहीं होंगी। Seasonal establishment, such an employee shall be paid gratuity at the rate of 7 days wages for each season। सीजनल के केस में क्या होगा, 7 दिन की वेजेस जो है वो इस एम्प्लॉय को मिलेंगी फॉर ईच सीज़न। ओके, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कितने सीजनल के केस में कितने दिन की वेजेस कैलकुलेट होंगी, तो 7 डेज वेजेस फॉर ईच सीज़न।
ये आपको याद रखना है। कंपलसरी इंश्योरेंस, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि कंपलसरी इंश्योरेंस होता क्या है। कंपलसरी इंश्योरेंस किस एक्ट में आता है, ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर, ये हर एम्प्लॉयर को कराना होता है कंपलसरी इंश्योरेंस वो किसी भी कंपनी से ले सकता है, LIC या फिर कोई भी प्रेस्क्राइब्ड इंश्योरेंस कंपनी है। However, employer of any establishment belonging to or under the control of central government or state government are exempted from the operations of section 4A। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है एम्प्लॉयर को। कब कर सकती है? द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सच इस्टेब्लिशमेंट, अगर वहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट में और उन्होंने पहले से ही अपना कोई अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उस केस में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है कंपलसरी इंश्योरेंस से। एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगेन ये क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस एक्ट में आता है, तो वो आता है ग्रेच्युटी एक्ट में। हर एम्प्लॉयर को इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। नॉमिनेशंस, एवरी एम्प्लॉयर हु हैज़ कंप्लीटेड 1 year ऑफ सर्विस इज़ कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉमिनेशन। अगर उसने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसको नॉमिनेशन कराना ज़रूरी होता है। नॉमिनेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 days। ओके, नॉमिनेशंस में क्या होता है, अगर कोई मेल एम्प्लॉई है तो मेल एम्प्लॉई में जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें कौन कौन आएगा, उसमें आएगा मेल के केस में उसकी वाइफ, उसके उसके बच्चे मैरिड हो या अनमैरिड, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ के पेरेंट्स, और अगर उसका कोई सन है जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी जो भी विडो होगी वो और उसके बच्चे। यही फीमेल के केस में भी सेम यही होगा, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे मैरिड या अनमैरिड, पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स, और अगर कोई सन है उसकी डेथ हो चुकी तो उसके विडो और उसके बच्चे। ठीक है, तो ये फैमिली में आएंगे। रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, रिकवरी कैसे कर सकते हैं? इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द ग्रेच्युटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर कोई एम्प्लॉयर फेल हो जाता है ग्रेच्युटी पे करने के लिए, दैट इज़ विद इन 30 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या करेगा? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज़ एम्पावर टू इशू अ सर्टिफिकेट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी टू द कलेक्टर को टू रिकवर द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है, कलेक्टर किस एक्ट में आता है? तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। द एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो एम्प्लॉयर फेल हो जाता है तो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कलेक्टर को, फिर कलेक्टर क्या करेगा? वो एम्प्लॉयर से पेमेंट कलेक्ट करेगा कि और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है कि किस रेट पे लगेगा। ठीक है, तो उस रेट पे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट शैल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है जब उसने पेमेंट पे नहीं किया था तब उस डेट से, और जो भी उसका एक्चुअल डेट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की उस डेट तक का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट विद अमाउंट देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट पेबल शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल, जो भी इंटरेस्ट पे करेगा एम्प्लॉयर वो ग्रेच्युटी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा। पेनल्टीज़ क्या क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट टू अवॉइड पेमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयर फॉल्स स्टेटमेंट देता है, गलत डॉक्यूमेंट्स देता है तो क्या होगा? 6 month की जेल या फिर 10,000 रुपये का फ़ाइन या फिर दोनों। अगर कोई एम्प्लॉयर फेल टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ प्रीमियम, अगर कोई एम्प्लॉयर फेल हो जाता है प्रीमियम देने में या फिर कंट्रीब्यूट करने में टू अप्रूव ग्रेच्युटी फंड, तो उसको कितना? 10,000 का फ़ाइन पड़ेगा। अगर वो कंटिन्यू ऑफेंस करता है तो 1,000 रुपया पर डे पड़ेगा। नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के केस में 6 months से 2 साल तक की जेल और फाइन कितना? 10,000 से लेकर 20,000 तक का फ़ाइन या फिर दोनों। 2018 में अमेंडमेंट हुआ था एक ग्रेच्युटी एक्ट में, वो क्या है कि उसकी जो वेज सीलिंग जो है ग्रेच्युटी की वो कितनी? 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है, तो ये तो पहले ही मैंने बता दिया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो बस ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।